नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। आलोक अड्डा में रोज होती है एक चर्चा जिसमें कुछ मेहमान होते हैं और उन मेहमानों के साथ होती है बातचीत। आज भी मैं सोचता रहा काफ़ी देर और कल भी सोचता रहा कि किन मेहमानों को बुलाऊं, क्या बात करूं, क्योंकि जो विषय इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा चल रहा है, जिस विषय पर सबसे ज़्यादा लोग चिंता कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, वो विषय है अग्निपथ और अग्निवीरों का। और ये ऐसा विषय है जिस पे मेहमानों को बुला के जो बात हो सकती है वो की जा चुकी है। बहुत से लोग कर रहे हैं, हमारे साथी भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा ये ऐसा विषय है जिस पर थोड़ा सा ठहर के सोचने की, चिंता करने की ज़रूरत है। न सिर्फ हमको, आपको, बल्कि उन नौजवानों को भी जो आंदोलन कर रहे हैं, जो आग लगा रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, और उस सरकार को भी जो ये योजना लाई है। और उसे ये ज़रूर सोचना चाहिए, ख़ास जिम्मेदारी है सरकार की, जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं उनकी, कि वो जो स्कीम लाए हैं उस स्कीम को अभी 3 दिन के अंदर ये हुआ कि इसमें एक संशोधन आ गया है, कई बार सफाई आ चुकी है। तो क्या ऐसा है कि आपको इतनी सफाई क्यों, आप एक साफ़ सुथरी स्कीम क्यों नहीं लाते हैं? ये सरकार जो कि तमाम चीज़ें बड़े फैनफेयर के साथ लॉन्च करती है, वो अग्निपथ जैसी महत्वपूर्ण योजना लाई थी, जो उनके हिसाब से बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। भारत के सबसे ताकतवर उद्योग संगठन CII ने पूरे पेज का विज्ञापन देकर इस योजना की तारीफ की है और उन्होंने कहा है, साहब, इससे हमारी जो पूरा उद्योग जगत है इसको एक कुशल श्रम शक्ति, स्किल्ड लेबर फोर्स मिल जाएगी। तो उनको लगता है यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में उनको लोग मिलेंगे जिनका वो इस्तेमाल कर पाएंगे। सरकार कहती है कि जो लोग यहाँ से खाली होंगे उनको ट्रेन करके भेजा जाएगा, वो तमाम जगह उनको रोज़गार मिल सकता है, उनके लिए रास्ते खुलेंगे। लेकिन फिर नौजवान ये बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है और ये बात नौजवानों को समझाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आंदोलन होने के कुछ ही समय के बाद जिस तेज़ी से इसके खिलाफ, ये ऐलान होने के कुछ ही समय में जिस तेज़ी के साथ इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया, और वो आंदोलन क्या सीधे ऐसा लगता है, और तमाम हमारे साथी पत्रकार कह रहे हैं कि साहब ये आंदोलन नहीं, सीधे हिंसा शुरू हुई है। और ये शुरू नहीं हुई है, इसे करवाया जा रहा है। और इसे करवाने के लिए जिम्मेदार किसको बताया जा रहा है? बिहार के कोचिंग माफिया को। बिहार में IAS की कोचिंग का एक बड़ा नेटवर्क है, ये बात सच है, और जगह भी है, लेकिन वहाँ ज़्यादा है। वहाँ के लोग अपना भविष्य IAS में देखते हैं और इसके लिए वो कोचिंग पढ़ते हैं। उन कोचिंगों के जो टीचर्स हैं, IAS की कोचिंग में क्या होता है ये अपने आप में एक सवाल है, इस पर अलग से विचार करिएगा किसी दिन। IAS की कोचिंग में आपको सभी कुछ सिखाया पढ़ाया जाता है। कुछ टीचर्स हैं जो इस तरह के एक्सप्लेनेशन देते देते उन्होंने जो वीडियो बनाए हैं वो लाखों की संख्या में चल रहे हैं। किसी भी विषय पर वो एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं, 40 मिनट, 50 मिनट, 1.5 घंटे का, ताकि जो छात्र उसको देख रहा है उसको वो विषय अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इन कोचिंगों का कारोबार चलता है। तो वो जो कोचिंग्स हैं उन्होंने इसी तरह से मिलिट्री में भर्ती होने की भी कोचिंग चलती हैं। क्यों ऐसा समझ में आ रहा है कि जो IAS कोचिंग चलाने वाले या सिविल सर्विस कोचिंग चलाने वाले हैं वो इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं? लेकिन ये बात कही जा रही है और ये बात बड़ी संख्या में हमारे बिरादर यानी पत्रकार लोग कह रहे हैं, और सरकार तो जाहिर है इस तरह की बात कहेगी। लेकिन सवाल, जो मूल सवाल है वो ये है कि जब कोई आंदोलन होता है, उस आंदोलन में पहले धरना होता है, प्रदर्शन होता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं, जुलूस निकलता है, आपको प्लेकार्ड दिखाई पड़ते हैं। उसके बजाय ये परिस्थिति क्यों आई कि सीधे आग लगाने की नौबत आ गई? हो सकता है एक दिन प्रदर्शन में हो, लेकिन दूसरे दिन से तो आप सुन रहे हैं। और अब अचानक ये बिहार का किस्सा हुआ, बिहार से हरियाणा गया, हरियाणा से उत्तर प्रदेश पहुंचा, और अब तो 10-12 राज्यों में फैल चुका है ये मामला। इस वक्त, आज की तारीख में कोई पूछे तो कहिए कि आप क्या घर से निकलना चाहते हैं? मुझसे मेरे बच्चे पूछें कि हमें घर से बाहर जाना है, दूसरे शहर में जाना है, हमें डर लग रहा है। आपको भी लग रहा होगा। आप भी अपने घर में किसी से भी कह रहे होंगे कि भाई कहीं गैर ज़रूरी काम से, बल्कि ज़रूरी काम से भी इस समय घर से बाहर मत निकलो, आप घर में रहिए। दूसरे शहर जाने की तो सोचिएगा भी मत, ख़ास तौर पे अगर आप ट्रेन का, सरकारी बस का इस्तेमाल करते हैं। हवाई जहाज़ वाले अभी है कि हवाई जहाज़ से वहाँ उतर जाएंगे, लेकिन उतरने के बाद क्या होगा पता नहीं, कब कौन सा शहर भड़क उठेगा। तो ये परिस्थिति क्यों और कैसे आ गई है, इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। साथ में इस बात पे भी विचार होना चाहिए कि आखिर ये जो स्कीम है अग्निपथ की, अब इस पर सरकार की तरफ से एक बड़ी लंबी चौड़ी सफाई आई है, आपको पता होगी, लेकिन मैं बताऊं। पहला, उनका कहना है कुछ भ्रम हैं, मिथ हैं, और उन मिथों के जवाब दिए गए हैं। तथ्य कुछ और है, जो गलतफहमी फैलाई गई है
मिथ्या बात है, वो कुछ और है। तो पहली बड़ी बात कही जा रही है कि साहब जो अग्निवीर होंगे 4 साल बाद ये क्या करेंगे, इनका भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। इसका जवाब सरकार की तरफ से और हमारे बिरादरों की तरफ से है कि ऐसा नहीं है। अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्सेस में, यानी जिनको पैरामिलिट्री फोर्सेस या अर्धसैनिक बल कहा जाता है वहाँ, और राज्यों की पुलिस में जो नियुक्तियाँ होंगी उनमें प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी, यहाँ रिजर्वेशन नहीं है। अब दूसरा है कि अग्निपथ स्कीम जो है उसमें जो लोग 17.5 साल की उम्र से 21 साल के बीच में भर्ती होंगे, जब वो निकलेंगे तो उस वक्त इनको 12वीं क्लास पास का सर्टिफिकेट और एक ब्रिज कोर्स का सर्टिफिकेट साथ में मिलेगा। यानी 12वीं क्लास में जो आप निकलते हैं, इंटरमीडिएट पास होता है उत्तर प्रदेश में, कहीं एसएससी होता है, अलग अलग तरह के नाम है उसके भारत के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन वो सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ में ब्रिज कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी आप 12वीं, जो नॉर्मल 12वीं करके निकला हुआ बच्चा है, उससे बेहतर हालत में होंगे, ये दावा है। और तीसरी बात कही गई कि अग्निवीर को एक फाइनेंशियल पैकेज मिलेगा और बैंकों से कर्जा भी मिलेगा। यानी एक तो उनको पैसा मिलेगा जो 4 साल उन्होंने काम किया, इसमें एक तनख्वाह मिली, लेकिन ख़त्म होने के बाद 12 लाख रुपए हाथ में दिए जाएंगे और साथ में बैंक उनको कर्जा देगा अगर वो अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं। और सरकार ये भी कहती है कि अब ऐसा नहीं है कि जो आज भर्ती हो रही है आर्म फोर्सेज में, सेनाओं में, वो इतनी ही रहेगी, वो आगे जाके बढ़ सकती है, यहाँ से 3 गुना तक होने की संभावना है। यानी जितने लोग आज इसमें स्कीम के तहत खपेंगे, इससे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। अग्निपथ स्कीम के बारे में दूसरा जो भ्रम है, मिथ है, वो कहा जा रहा है कि अग्निपथ जो है वो सेनाओं की इफेक्टिवनेस पे, सेना की कुशलता पे असर डालेगी। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि साहब इसमें जो लोग होंगे ये तो 4 साल की नौकरी पे हैं, ये लड़ेंगे कैसे और मोर्चे पे जाएंगे कैसे, इनके अंदर जज्बा कहाँ से आएगा? समझिए कोई आदमी 3 साल नौकरी कर चुका है, चौथा साल उसका बचा है, ऐसे में युद्ध हो गया तो उस वक्त वो क्या सोच रहा होगा, मैं युद्ध में जाऊँ या इस समय इस्तीफ़ा देकर खिसक लूँ? इस्तीफ़ा देकर खिसक लेने पर कुछ शर्तें हैं कि आपको ये भुगतना पड़ेगा, तो अगर कोई वो भुगतने के लिए तैयार होगा तो अलग बात है। लेकिन क्या मैं इस समय 4 साल बाद मेरी नौकरी का क्या होगा इसकी चिंता में रहूँगा या मैं पूरे जज्बे के साथ लड़ाई लड़ूंगा? तो यहाँ इसका जवाब दिया गया है कि साहब ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये दुनिया के बहुत से देशों में इस तरह की प्रथा है, इस तरह का सिस्टम चलता है और ये एक नौजवान आर्मी बनाए रखने के लिए, यानी जो जवान भर्ती हो रहे हैं वो जवान रहें, ज़्यादा से ज़्यादा जवान हों फौज में, इसके लिए इस तरह की सिस्टम को बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरा है कि अग्निवीरों का दोबारा टेस्ट होगा जब वो 4 साल बाद, सारे अग्निवीरों का 4 साल का कार्यकाल खत्म हो गया तो वो सेना से बाहर हो गए, उसके बाद उनका टेस्ट होगा और उसमें से 25% तक, ध्यान दीजिएगा 25% नहीं, 25% तक, 25 से कम भी हो सकते हैं, वो लोग दोबारा अपॉइंट किए जाएंगे। और इस बार कहा गया है कि जब वो दोबारा अपॉइंट होंगे तो वो सुपरवाइजरी रैंक में होंगे, यानी फिर वो जवान नहीं होंगे, जवान से ऊपर की रैंक पे उनकी भर्तियां होंगी। तीसरी बात कही गई है कि जो नंबर है अग्निवीरों का पहले साल में, अग्निवीर स्कीम से जो लोग भर्ती होंगे वो पूरी सेना के 3% के ऊपर नहीं होगा, 3% पे लिमिटेड है। यानी आप कहें कि इसकी वजह से पूरी सेना की उम्र पे फ़र्क पड़ गया, इफेक्टिवनेस पे फ़र्क पड़ गया, तो नहीं होगा। एवरेज एज जरूर नीचे आएगी, लेकिन बाकी सेना 97%, क्योंकि अनुभवी और जो पुराना सिस्टम जिसको आप कहते हैं मजबूत सिस्टम है, उससे जा रही है, तो आपको दरअसल ये चिंता नहीं करनी चाहिए। और जो 75% अग्निवीर बचेंगे, 75% या उससे कुछ ज़्यादा, जिनका सिलेक्शन फाइनली नहीं होगा, तो उनके लिए बताया गया कि बहुत सारे तरीके होंगे जिनसे कि वो अपना करियर पाथ बना सकते हैं। अग्निवीरों को मिलेगा क्या, ये भी दोबारा बारीकी से बताया गया है कि साहब उनका एक पैकेज है, मंथली 30,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें से 21,000 रुपये हाथ में आएंगे, 9,000 रुपये सरकार उनके कॉर्पस फंड में, यानी आप कह सकते हैं पेंशन फंड या ग्रेचुइटी मिलनी है उसके लिए जमा करेगी। तो 30 में से 21 आपको मिला, 9 आपका जमा हो गया, 9 सरकार ने मिला, यानी आपकी तरफ से टोटल 18,000 रुपये जमा हो गए। दूसरे साल में आपको 33,000, 10% का इंक्रीमेंट मिला, 33,000 में से 23,100 आपके हाथ में आएगा, 9,900 उस खजाने में जाएगा और 9,900 सरकार भी मिलाएगी। तीसरे साल में यह आंकड़ा हो जाता है 36,500, जिसमें से 25,580 आपके हाथ में, 10,950 आपके खाते में और उतना ही सरकार की तरफ से। चौथे साल में आपकी सैलरी हो जाती है 40,000,
इसमें से 28,000 आपके हाथ में आएगा और 12 + 12 24,000 सरकार आपके खाते में जमा करवाएगी। ये जो आपके खाते में जमा हुआ 4 सालों में, ये रकम हो जाती है 5,02,000 रुपये एक तरफ से और 5,02,000 दूसरी तरफ से, यानी टोटल 10,04,000। इसमें इंटरेस्ट जोड़कर ये जो पैकेज आपको मिलेगा जब आप 4 साल बाद इस सेना से बाहर होंगे, तो 11,71,000 रुपये सेवा निधि पैकेज के नाम से आपके हाथ में आएगा। तो ये जो 11,71,000 रुपये आपके हाथ में आएंगे, इसके साथ आप पहले तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हैं, राज्यों की पुलिस हैं, इनमें भर्ती के साथ अगर आपकी नौकरी लग गई तो ये पैसा आप अपना भविष्य के लिए जमा कर सकते हैं। कुछ और आपने इस बीच बचा लिया हो तो वो भी आपके इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर आप वहाँ कहीं आपकी नौकरी नहीं लगती है और आपको इस पैसे से अपना भविष्य देखना है, तो इस पैसे का इस्तेमाल और साथ में आप बैंक लोन लेके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और भ्रम है कि साहब जो अग्निवीर हैं ये क्योंकि सेना से तैयार होकर निकलेंगे, हथियारों की ट्रेनिंग होगी इनकी, और ऐसे में इनको अगर रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, तो ये समाज में इधर उधर जाके उल्टे सीधे लोगों की संगत में जा सकते हैं, यहाँ तक कि ये आतंकवादी भी बन सकते हैं। तो इस पर सरकार का कहना है कि साहब हर साल हज़ारों लोग फौज से रिटायर होते हैं, लेकिन अब तक उनमें से कोई एंटी नेशनल फोर्स ज्वाइन करने की कोई खबर नहीं आई है। और जिन नौजवानों को 4 साल आदत पड़ जाएगी फ़ौज की यूनिफॉर्म पहनने की और जय हिंद कहने की, तो उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा रहेगा और वो पूरी ज़िंदगी उस देशभक्ति के जज्बे के साथ काम करेंगे। ये सरकार की सफाई है। यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सरकार की जो सफाई है कि जो फ़ौज से रिटायर होते हैं लोग, वो बहुत हर साल हज़ारों, ये ध्यान रखिए कि वो जो फ़ौज से रिटायर होते हैं लोग, वो एक लंबी नौकरी के बाद 18-20 साल की नौकरी के बाद फुल पेंशन के साथ रिटायर होते हैं। उनको भविष्य की चिंता नहीं होती है, उनका इलाज मुफ्त हो रहा होता है। तो वो उनमें और 4 साल के बाद बाहर रोज़गार की तलाश में घूम रहे नौजवान में फ़र्क होता है। ये सरकार को देखना चाहिए और इसका जवाब क्या देते हैं ये भी देखना चाहिए। और उनका साथ में ये भी कहना है सरकार का कि ये जो सब हमने बताया, इसके अलावा तमाम बड़ी कंपनियां और आईटी, सिक्योरिटी और इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स ने ये कहा है कि हम इस तरह के लोगों को, यानी ये जो स्किल्ड लोग निकलेंगे, इनको हम हायर करने में दिलचस्पी दिखाएंगे और इससे हमें फ़ायदा होगा क्योंकि एक डिसिप्लिन लोग आएंगे हमारे पास। हालांकि इसी तरह के लोग टेरिटोरियल आर्मी से निकलते हैं और मैंने अभी 2 दिन पहले जनरल सिवाच से बात की, उसमें उन्होंने बताया कि साहब उनको कहीं नौकरी वोकरी मिलती नहीं है। तो इसलिए ये उम्मीद बहुत अच्छी है, जज्बा बहुत अच्छा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड तारीफ़ कर देगा, विज्ञापन दे देगा बड़े बड़े, लेकिन जब नौकरी देने का वक्त आएगा तो कहेंगे साहब हमारे काम का आदमी नहीं है शायद। इसके बाद कहा है कि साहब अग्निपथ स्कीम की वजह से नौजवानों के लिए मौके कम हो जाएंगे, क्योंकि आप इसमें जिन लोगों को रख रहे हैं उनको 4 साल बाद वो बाहर होना है, उनमें से बहुत सारे लोगों को, तो बेरोज़गारी का मुकाबला होगा नहीं। तो इसका जवाब यह है कि साहब वही जो पहले बताया मैंने आपको, सरकार की तरफ से जवाब है कि आने वाले वक्त में 3 गुना हो जाएंगे रिक्रूटमेंट्स, तो ये मौके बढ़ जाएंगे। दूसरा एक जवाब है कि 21 साल की उम्र में जो लोग बाहर निकलेंगे यहाँ से, वो इमेच्योर होंगे और अनरिलायबल होंगे आर्मी के लिए। तो ये इसका जवाब, हालांकि ये मुझे भी ये तर्क समझ में नहीं आ रहा है, इसका जवाब ये है कि कभी भी फ़ौज में ये परिस्थिति नहीं आएगी कि नौजवान ज़्यादा हो जाएंगे और अनुभवी लोग कम रहेंगे। तो इसलिए वो ख़तरा कि अगर इतने लोग फ़ौज में, इतने 21 साल वाले भर्ती हो गए, तो फ़ौज में फिर इनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर लोगों की भरमार हो जाएगी। ये डर अभी तो नहीं दिखता। भविष्य में अगर इसी तरह की स्कीम आगे चलती रही तो कब होगा और क्या फिर ऑफिसर लेवल पे भी ऐसी स्कीम आ जाती है। ध्यान रखिए कि जवानों की भर्ती की स्कीम है, ये फ़ौज में अधिकारियों की भर्ती की स्कीम नहीं है। और आखिरी जो सफाई और आखिरी जो ऐतराज़ है वो ये है कि इस स्कीम पर जो पूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन, बड़े पुराने रिटायर्ड अफसर, उनके साथ कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ है। ये ऐतराज़ है तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पुराने रिटायर्ड फौजी जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, कर्नल, ये सब जब उनसे पूछा जा रहा है, जब वो इस स्कीम पर ऐतराज़ उठा रहे हैं, वो कहते हैं हम लोगों में किसी से बात नहीं की गई है, कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। तो उसका जवाब सरकार कहती है कि साहब एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हुआ है, गहन विचार विमर्श हुआ है सर्विंग आर्म फोर्सेस के साथ पिछले 2 साल, यानी जो लोग नौकरी में हैं उनके साथ 2 साल तक बहुत ज़बरदस्त विचार विमर्श चला है।
और इस तमाम पूर्व अधिकारियों ने भी इस योजना के जो अच्छे पहलू हैं उनको पहचाना है और स्वागत किया है। और साथ में मैं कहना ये जो योजना है ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स ने बनाया है, जो सरकार का बनाया हुआ एक नया विभाग है। लेकिन इसका जवाब देखिए कि आप कह रहे हैं कि हमने सर्विंग आर्म फोर्सेस के साथ कंसल्ट किया, तो वो तो आपके साथ नौकरी कर रहे हैं, उनका काम है ये करना। तो उनके कंसल्टेशन के साथ अगर आप पूर्व सेना अधिकारियों से, जिनमें बहुत सारे सेना अधिकारी इस सरकार के लिए लगातार बैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, अगर आपने उनसे बात की होती तो शायद बेहतर होता। लेकिन अब सवाल आ रहा है वापस आंदोलन पर। ये तो हो गई सफाई की बात। जितनी सफाई मैं दे रहा हूँ इतनी सफाई सरकार भी दे सकती थी, पहले दिन भी दे सकती थी, कुछ लोगों से सवाल जवाब के साथ। हालांकि तमाम मंत्रियों की तरफ से एक बारिश सी आई कि हम इस योजना का स्वागत करते हैं। रक्षा मंत्री ने ऐलान किया, साथ में तीनों सेवाओं के चीफ बैठे थे, उन्होंने भी बताया कि इसमें बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन फिर इतना अविश्वास क्यों पैदा हो गया, ये गंभीर सवाल है। और इस वक्त जो आंदोलन खड़ा हुआ है वो एक और गंभीर सवाल है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। एक कविता है पुरानी, जिसकी कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन वो कुछ लाइनें पढ़ के सुनानी ज़रूरी हैं। ये इमरजेंसी के ठीक पहले, अब तक के भारत के इतिहास में जो शासक रहे हैं, जो मतलब प्रधानमंत्री रहे हैं, जो सरकारें रही हैं, उनमें अगर किसी को सबसे ज़्यादा तानाशाही प्रवृत्ति का माना जाएगा तो वो इंदिरा गांधी को माना जाएगा, जिन्होंने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी। 1974 में बाबा नागार्जुन ने, मशहूर कवि बाबा नागार्जुन ने एक कविता लिखी थी, जिस कविता का शीर्षक है इंदु जी क्या हुआ आपको। इंदु जी पूरे इज्जत के साथ कहा गया, लेकिन कुछ लाइनें, क्योंकि लंबी कविता है और पूरी कविता यहाँ बैठती नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदु जी क्या हुआ आपको, बेटे को ताड़ दिया बोर दिया बाप को। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, आपकी चाल ढाल देख देख लोग हैं दंग, हुकूमती नशे का वाह वाह कैसा चढ़ा रंग। सच सच बताओ भी क्या हुआ आपको, यूं भला भूल गई बाप को। छात्रों के लहू का चस्का लगा आपको, काले चिकने माल का मस्का लगा आपको। किसी ने टोका तो ठसका लगा आपको। अंट शंट बक रही जुनून में, शासन का नशा घुला खून में। फूल से भी हल्का समझ लिया आपने हत्या के पाप को। इंदु जी क्या हुआ आपको, बेटे को ताड़ दिया बोर दिया बाप को। ये थोड़ी लंबी कविता है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। इस तरह की कविता जिसमें इंदिरा गांधी को इंदु जी कह के संबोधित किया जा रहा है, और अंत में ये ख़त्म होती है कविता, आखिरी जो स्टैंजा है वो है, सुन रही गिन रही एक एक टाप को, हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को। छात्रों के खून का नशा चढ़ा आपको, यही हुआ आपको, यही हुआ आपको। ये कविता जिस अंदाज में लिखी गई है, जो इसका तेवर है, उस तेवर की कविता अगर कोई आज की तारीख में लिख देगा और इसमें इंदु जी की जगह मोदी जी लिखा होगा, तो कैसे उसका रिस्पॉन्स होगा, कैसे उसे लिया जाएगा, और जिस कवि ने उसे लिखा होगा उसके साथ क्या होगा, इसकी कल्पना कीजिए। और शायद यहीं इस बात का जवाब मिलता है कि क्यों ये छात्र अचानक इतने भड़क गए हैं। इससे पहले किसानों का एक बड़ा लंबा आंदोलन हुआ, सरकार आखिर में उनकी मांगों के सामने झुकी, लेकिन बहुत समय तक इस सरकार के लोग यूं ही दिखाते रहे कि नहीं, हमने जो फैसला कर लिया हम उसको वापस नहीं लेते हैं। छात्रों का आंदोलन, इससे पहले तमाम जगह आप देखिए, जब कोई प्रदर्शन करने जा रहा है, एक तो इस देश में प्रदर्शन की जगहें बहुत कम हो गई हैं, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन आसानी से कर नहीं सकते हैं। जो करने जा रहा है उसकी आप सुनते नहीं हैं। बेरोजगारों के प्रदर्शन पिछले साल भर से कम ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं। वो किसी राज्य सरकार के खिलाफ हो सकते हैं, कहीं कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, कहीं जेएमएम की सरकार के खिलाफ, कहीं एनसीपी सरकार के खिलाफ, या कहीं बीजेपी सरकार के खिलाफ। लेकिन अगर आपको इस देश के भविष्य की चिंता है सरकार के तौर पर, तो आपको उन आंदोलनों के बारे में चिंता करनी थी, आपको लोगों से बात करनी थी, और आपको लोगों को ये भरोसा दिलाना था कि आप जब भी चाहेंगे आप अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, आंदोलन करेंगे, और हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस अंदाज में आपने देखा,
लोकतांत्रिक अधिकार करने वाले आंदोलन करने वाले लोगों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई होती है, मैं हर आंदोलन को एक क्लीन चिट देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी आंदोलन के खिलाफ, उसमें शामिल लोगों के खिलाफ जिस तरह की दमन की कार्रवाई होती रही हैं, उनको देखकर बहुत से लोगों के मन में ये भरोसा नहीं रह गया है कि अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण सत्याग्रह के रास्ते से आंदोलन करेंगे तो हमारी कोई सुनेगा। जबकि ये जो आंदोलन जिस अंदाज में हुआ है, अभी अचानक लगा एक दिन में पूरा देश सुनने लगा, सारे टेलीविज़न चैनल सब कुछ भूलकर इस तरफ लग गए, सारे अखबार इस पे लग गए। ये और बात है कि कुछ इस सवाल को उठा रहे हैं और कुछ इस सवाल को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत चिंताजनक स्थिति है जिसमें लोगों को अपनी बात कहने के लिए सीधे इस रास्ते पे जाना पड़े। मैं इस रास्ते का समर्थक नहीं हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई पत्थर मारे तो उसका समर्थन कीजिए, कोई आग लगाए तो उसका समर्थन कीजिए। इन छात्रों को इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि आप अगर ये रास्ता दिखा रहे हैं तो ये रास्ता बहुत मुश्किल जगह ले जाता है, क्योंकि अगर आग लगेगी तो फिर किसका घर बच जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस मोहल्ले में सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, वो जो कविता है उसको याद कीजिए। और इसके साथ याद कीजिए एक और किताब है महत्वपूर्ण, उसका जिक्र करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। ये बहुत पुरानी किताब है, जॉर्ज ऑरवेल की मशहूर किताब है 1984। इस किताब को पढ़िए आज की तारीख में, आपको ऐसा लगता है इस किताब के एक एक पन्ने को पढ़ते हुए जैसे 1948 में जॉर्ज ऑरवेल ने आज की कहानी लिख दी थी। उस देश का जिक्र है और उस देश के शासन का जिक्र है, और जिसमें आप जहाँ जाइए वहाँ आपको एक सत्य का मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, और वहाँ स्लोगन लगे हुए हैं, वॉर इज़ पीस, युद्ध ही शांति है, फ्रीडम इज़ स्लेवरी, आज़ादी गुलामी है, और इग्नोरेंस इज़ स्ट्रेंथ, अज्ञान ही तो शक्ति है। तो ये इस किताब के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन हम क्या आज समाज के तौर पर किताब पढ़ रहे हैं, हमारा नेतृत्व किताब पढ़ रहा है, या जो लोग हमारे आंदोलन कर रहे हैं वो किताब पढ़ के जा रहे हैं, ये सवाल है। और अगर इस सवाल पे गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा तो ये रास्ता बहुत गलत दिशा में जाता है। सबके लिए ये एक बड़ी गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। आलोक अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।